जोहार संगवारी हो। मैं अजय शर्मा आप मन के स्वागत करत हूँ DIA एवं दक्षिणामुखी शिक्षण संस्थान के ये संयुक्त कार्यक्रम में। आज हमारे मन के टॉपिक है छत्तीसगढ़ में न्यायपालिका। एला हमन छत्तीसगढ़ी में ना पढ़ के एला पढ़ेंगे कामा हिंदी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ में न्यायपालिका। तो छत्तीसगढ़ में न्यायपालिका से आप मन का समझते हो? तो न्यायपालिका से तात्पर्य है न्याय करने वाला व्यक्ति। तो न्याय करने वाले व्यक्ति में हमारे यहाँ क्या किया गया है कि सबको एक पर्टिकुलर स्थान दिया गया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में जो न्यायपालिका का स्थापना किया गया है वह है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, जो कि है बिलासपुर में। तो ये उसका चित्र है और ये आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार से उसे डिज़ाइन किया गया है। तो अब देखते हैं ये कब हुआ, क्या हुआ, किस अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की जाती है, ये सारा चीज़ हम समझते हैं। ठीक, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में इसके बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। ठीक, कौन से अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। ठीक, अगर हम क्रम की बात करें तो ये कौन से क्रम का है उच्च न्यायालय? तो ये छत्तीसगढ़ में 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है। ठीक, अगर इसके एड्रेस के बारे में बात करें यानी पते के बारे में बात करें तो यह स्थित है बिलासपुर जिले में बोदरी नगर पंचायत में। ठीक, कौन से नगर पंचायत? बोदरी नगर पंचायत। ठीक, और जो महत्वपूर्ण चीजें अब आएंगी वो है कि जो उच्च न्यायालय हैं, जो कि PSC का जो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है वो ये पूछता है कि प्रथम न्यायाधीश कौन था। तो प्रथम न्यायाधीश के समय में हुआ ये था कि कुछ समय के लिए एक कार्यकारी न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था। उसके कुछ समय पश्चात फिर पूर्णकालिक प्रथम न्यायाधीश आया था। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न फंसते हैं कि प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो जब भी प्रथम न्यायाधीश पूछेगा तो आपको कार्यकारी वाले व्यक्ति का नाम लेना है। ठीक, अगर वो पूछे कि पूर्णकालिक प्रथम न्यायाधीश कौन थे तब आपको वास्तविक न्यायाधीश का नाम लेना है। तो वो मैं बताता हूं कि जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जो थे वह थे जस्टिस RS गर्ग। कौन थे? जस्टिस RS गर्ग। और ये जो प्रथम न्यायाधीश थे ये कार्यकारी थे, पूर्णकालिक नहीं थे। ठीक, क्या थे? कार्यकारी। और इनकी नियुक्ति हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को, अर्थात जिस दिन राज्य गठित हुआ उसी दिन। ठीक, उसके 1 महीने के पश्चात पूर्णकालिक प्रथम न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। तो जब पूर्णकालिक प्रथम न्यायाधीश हुए वह थे जस्टिस WA शिशाग। ठीक, कौन? जस्टिस WA शिशाग। इनकी नियुक्ति की गई थी 5 दिसंबर सन 2000 को, लगभग 1 महीने पश्चात। तो ये कुछ मुख्य तथ्य हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। किसके सिलसिले में? छत्तीसगढ़ के न्यायपालिका के सिलसिले में। ठीक, एक महत्वपूर्ण घटना और घटी। वो क्या थी? वो था कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए जस्टिस HL दत्तू। कौन? जस्टिस HL दत्तू, जो कि सितंबर 2014 से दिसंबर 2015 तक सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां के 42वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। और ये वही व्यक्ति हैं, ये वही न्यायाधीश हैं जिनका कार्यकाल छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा है। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। क्या है, कुछ तथ्य हैं जो एकदम फैक्ट हैं, उन चीज़ों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार PSC क्या करता है, ये चीज़ों को सीधे पूछ लेता है। सिर्फ PSC ही नहीं, व्यापम की परीक्षाएं, अन्य परीक्षाओं में सीधा चीज पूछ लेता है कि छत्तीसगढ़ के न्यायालय में, उच्च न्यायालय में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था, सर्वाधिक छोटा कार्यकाल किसका था। तो इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, सबसे छोटा कार्यकाल किसका था और वर्तमान में कौन है। ठीक, तो अब बात करते हैं सबसे छोटा कार्यकाल की। तो सबसे छोटा कार्यकाल अपने पिछले स्लाइड में ही देख लिया था कि सबसे छोटा कार्यकाल जिसका था हुआ थे जस्टिस HL दत्तू। ठीक, ये वही व्यक्ति हैं जो कि यहां पर आए, कुछ दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश बने और तुरंत इनकी नियुक्ति कहां कर दी गई?
सर्वोच्च न्यायालय में, और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या कर दिया गया, नियुक्ति कर दिया गया। और कौन से नंबर के बने, तो वो बने थे 42वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। ठीक। दूसरा, सबसे लंबा कार्यकाल किनका था, तो सबसे लंबा कार्यकाल था जस्टिस राजीव गुप्ता जी का। ठीक, किसका था, जस्टिस राजीव गुप्ता जी का। ठीक, ये थे सबसे छोटे और सबसे लंबे कार्यकाल वाले। अच्छा, वर्तमान में बात करें तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी जी। ठीक, कौन है, अरूप कुमार गोस्वामी जी। ठीक, ये तो हो गई न्यायपालिका की बात। अब हम करते हैं बात छत्तीसगढ़ की कार्यपालिका की। ठीक, किसकी बात करेंगे आप, छत्तीसगढ़ के कार्यपालिका की। तो छत्तीसगढ़ के कार्यपालिका की बात करने से पहले अपन दो भवन को समझ लेते हैं कि वो दो भवन कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं। तो आपको पीछे इमेज में दिख रहा होगा, एक तरफ महानदी भवन और दूसरी तरफ इंद्रावती भवन। ठीक, ये रहा महानदी भवन। ठीक, जिसे हम मंत्रालय के नाम से जानते हैं। कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि मंत्रालय का नाम क्या है, तो मंत्रालय का नाम अगर आपसे पूछे और ऑप्शन दे दे, महानदी भवन, इंद्रावती भवन, अरण्यक भवन और एक आध और कोई सा ऑप्शन, तो आपको क्या टिक लगाना है, महानदी भवन। ये कौन सा है, मंत्रालय। और इसी प्रकार विधानसभा का भी नाम है। विधानसभा का नाम किसके ऊपर रखा गया है, पहली महिला सांसद, क्या नाम उनका, मीनी माता के नाम पे हमारे किसका नाम रखा गया, विधानसभा का नाम। तो ये तो हो गया मंत्रालय। तो यहां पे क्या काम होता है जी, यहां पे सामान्यतः मंत्रीगण लोग बैठते हैं। ठीक, नीति निर्माण और नीति से संबंधित पूरे के पूरे कार्य यहां पर किए जाते हैं। ठीक, अच्छा, अब दूसरा भवन देखते हैं। ये दोनों पिक्चर को देख के आपको ये लग रहा होगा कि हाँ, ये एक ही बिल्डिंग के दो हिस्से हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक ही बिल्डिंग के दो हिस्से हैं। एक तरफ महानदी भवन है और दूसरी तरफ इंद्रावती भवन है, जिसे हम क्या कहते हैं, सचिवालय। ठीक, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे जनरली प्रशासनिक अधिकारियां बैठेंगे, यहां पे मंत्री लोग। अब जनरली अपन कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे तो कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्यतः 3 चीजों का समावेश निश्चित ही होना चाहिए। होना तो वैसे बहुत सारी चीजों का होना चाहिए, लेकिन मुख्यतः हम 3 चीज को यहां पे देखेंगे। ठीक, एक है राज्यपाल, एक है राज्य मंत्री परिषद और एक है प्रशासनिक तंत्र। ठीक, राज्यपाल जो राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राज्य मंत्री परिषद जिसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है, काहे के लिए, राज्यपाल के कामों को देखने के लिए। और प्रशासनिक तंत्र मतलब एक लाल फीताशाही का पूरा अमला, जिसमें सचिव, मुख्य सचिव से लेके एक पटवारी तक शामिल है। ये पूरे के पूरे इनके प्रशासनिक तंत्र के एक हिस्से के रूप में काम करते हैं। ठीक, बात समझ में आई। चलिए अब देखते हैं कि कैसे काम होता है और क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले चीज जो आती है वह है राज्यपाल। ठीक, क्या है, राज्यपाल। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक, साथ ही वह व्यक्ति जो राज्यपाल है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। यह बात कहां पे कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में। ठीक, मतलब अनुच्छेद 153 साफ साफ यह कहता है कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा और वह राज्यपाल किन्हीं भी 2 राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। यह बात कही गई किसमें, अनुच्छेद 153 में। ठीक, इसके बाद एक अनुच्छेद छोड़ के एक अनुच्छेद 155 में बात यह कही गई है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक, किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, देखिए यहां क्लियरली राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं राज्यपाल के कार्यकाल की। अगर राज्यपाल के कार्यकाल की बात की जाए तो संविधान में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह कार्य में संलग्न रहेगा। उसका तात्पर्य क्या है,
तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वह अपने राज्यपाल के पद पर रह सकता है। जब भी राष्ट्रपति की इच्छा होगी उसे पद से विमुक्त करने की, वह पद से विमुक्त कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति बिल्कुल भी बाध्य नहीं होता, जैसे राष्ट्रपति की इच्छा वैसा वो कार्य करेगा। ठीक, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वह है राज्यपाल के अधिकार। तो राज्यपाल के अधिकार जो हैं वो किसी राज्य में क्या क्या हो सकते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसे पहला अधिकार उसके आता है नियुक्ति संबंधी अधिकार। ठीक, तो नियुक्ति संबंधी अधिकार में क्या है, जैसे आप परीक्षा देने जा रहे हैं किसकी, लोक सेवा आयोग की। कौन से लोक सेवा आयोग की, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में होंगे कौन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ठीक, तो इनकी नियुक्ति करने का अधिकार होता है किनको, राज्यपाल को। ठीक, एक अधिकार समझ में आया। ठीक, अब बात करते हैं विधायी अधिकार की। अच्छा, सिर्फ लोक सेवा आयोग नहीं, ऐसे कई आयोग हैं, जैसे महिला आयोग, ठीक, चुनाव आयोग। ठीक, तो ऐसे विभिन्न आयोगों की नियुक्ति संबंधी अधिकार किसके पास होता है, राज्यपाल के पास। ठीक, अब दूसरा अधिकार है विधायी अधिकार। ठीक, विधायी अधिकार से क्या समझ में आता है कि अगर किसी राज्य में विधानसभा चल रही है, ठीक, या विधानसभा का प्रारंभ करना हो, तो सत्रावसान, ठीक, संबोधन, इन सभी का अधिकार किसके पास होता है, राज्यपाल के पास। ठीक, ये एक प्रकार की विधायी अधिकार हो गया किसका, राज्यपाल का। साथ ही साथ जो राज्यपाल है वह किसी भी विधानसभा को चालू करने का भी अधिकार रखता है। ठीक, चलिए आगे और देखते हैं। जैसे जब भी विधानसभा चुनाव होता है और विधानसभा चुनाव के बाद पहली बैठक होती है, उसमें अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि प्रथम संबोधन कौन करेगा, राज्यपाल। तो यह भी एक अधिकार है उनके पास। और अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई है किसको, राज्यपाल को। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में, अगर राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के माध्यम से अध्यादेश जारी करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल तो समझ लिया हमने। राज्यपाल के बाद हमारे पास आता है राज्य मंत्री परिषद। ठीक, ये भी एक प्रकार का राज्य के प्रशासनिक तंत्र में ही है। तो राज्य मंत्री परिषद, तो राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है और क्यों करता है? तो राज्य का मंत्री परिषद का गठन राज्यपाल को सहायता करने हेतु की जाती है। और किसके देखरेख में की जाती है? तो मुख्यमंत्री जो है वो अपने देखरेख में इनकी क्या करते हैं, मंत्री परिषद की गठन करते हैं। ठीक, और इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ठीक, अच्छा, सबसे मुख्य बात यह है कि अगर राज्य के मंत्री परिषद की गठन की जा रही है तो इनका एक प्रमुख काम होगा कि ये राज्यपाल को सहायता प्रदान करेंगे उनकी विवेकी शक्ति को छोड़कर। ठीक, राज्यपाल की जो विवेकी शक्तियां हैं उन पर केवल और केवल राज्यपाल का अधिकार होगा, उन पर छेड़छाड़ ये नहीं करेंगे। ठीक, ये तो हो गया गठन के बारे में बात, है ना। अब बात करते हैं कि जो राज्य मंत्री परिषद गठन की जा रही है उसका प्रधान कौन होगा? तो उसका प्रधान कौन होगा भाई? राज्य मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा जी? कौन होगा? ठीक बोले हैं, कका। ठीक, जान रहे हैं, यही छुएंगे, कका। ठीक, अब नियुक्ति के बारे में हम लोग पढ़ लें, फिर भी देख लीजिए नियुक्ति कौन कर रहा है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की एवं मुख्यमंत्री की सलाह में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। आसान है। नियुक्ति कौन करेगा?
राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की एवं मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। ठीक, ऐसे करके हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य का मंत्रिपरिषद गठन हुआ। ठीक, अब मंत्री की संख्या के बारे में बात करते हैं। ये सामान्यतः कुल विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद में अपना स्थान प्राप्त करते हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 90। ठीक, इसका अगर 15% निकालें तो कितना होगा जी? 10% हो गया 9, 5% हो गया 4, तो लगभग 14 सीट। ठीक, तो हमारे यहां जो है वो 13 सीटों को क्या किया गया है? मंत्रियों के लिए स्वीकृत किया गया है। ठीक, तो अधिकतम हमारे यहां कितने मंत्री हो सकते हैं? 13। ठीक, ये जो अधिकतम 15% है ये भारतीय संविधान से आया है। उसमें क्लियरली मेंशन है कि कोई भी राज्य अपने विधानसभा सीटों के 15% सीट राज्य के मंत्रिपरिषद के रूप में स्वीकृत कर सकता है। ठीक, तो ये हो गई मंत्रियों की संख्या। ठीक, अब बात करते हैं उनके वेतन भत्तों की। तो वेतन भत्ते कहां से प्राप्त होंगे जी? तो वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि से प्राप्त होते हैं, लेकिन उनका निर्धारण कौन करेगा? उनका निर्धारण करेगा राज्य की विधानसभा। ठीक, नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के बारे में अगर बात करें तो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, परंतु अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो व्यक्तिगत रूप से वे मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मुख्यमंत्री के प्रति। ठीक, अब देखते हैं कुछ विशेष बातें हैं जिनको ध्यान में हम रखेंगे। मंत्रिपरिषद को सलाह देने हेतु किसकी नियुक्ति की गई? मुख्य सचिव की। विभागीय मंत्री को सलाह देने हेतु किसकी नियुक्ति की गई? विभागीय सचिव की। तो ये जो 2 पद हैं, ये 2 पद हैं प्रशासनिक पद। ठीक, जो कि आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, और ये केवल आईएएस नहीं होते, ये अनुभवी आईएएस होते हैं जिनको प्रशासन में 10 से 15 या अधिक सालों का अनुभव प्राप्त हो। ये ऐसे लोग हैं, मतलब हाईली अनुभवी। आईएएस तो है ही, उसके बाद अनुभव भी तगड़ा है। ठीक, इसीलिए जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें सचिव को मस्तिष्क कहा गया है। क्या कहा गया है? सचिव को मस्तिष्क कहा गया है। अगर बोला जाए प्रशासनिक ढांचे का मस्तिष्क कौन है, तो प्रशासनिक ढांचे का मस्तिष्क कौन है? सचिव। ठीक, ये तो हो गई राज्य मंत्रिपरिषद की बात। चलिए आगे कुछ और भी चीजें हैं उनको देखते हैं। जैसे अब समझते हैं कि प्रशासनिक तंत्र कैसा है। ठीक, तो प्रशासनिक तंत्र केवल और केवल सरकारी अधिकारियों से नहीं बनता, यह एक सम्मिलित रूप से 2 तंत्रों का मेल होता है। एक जो राजनीतिक परिक्षेत्र से आते हैं जो कि हमारे मंत्री हैं, और एक जो हैं जो पीएससी, आईएएस ये सब परीक्षाओं को क्लियर करके आते हैं, जो प्रशासनिक पदों पर नियुक्त होते हैं। ये सारे चीजें मिलकर प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करती हैं। तो इस प्रशासनिक तंत्र के मुख्य 2 अंग हैं। ठीक, एक अंग मंत्रालय को मान सकते हैं, दूसरा अंग हम सचिवालय या निदेशालय को मान सकते हैं। ठीक, इनके कार्य देखते हैं। जैसे मंत्रालय का कार्य क्या है? तो मंत्रालय का कार्य है मंत्रियों की सहायता एवं नीतिगत निर्णय का निर्माण करना। ठीक, क्या करना है मंत्रालय का काम? मंत्रियों की सहायता या नीतिगत निर्माण। नीतिगत निर्माण से तात्पर्य है कि राज्य को चलाने के लिए कुछ नीतियां बनती हैं, कुछ नियम बनते हैं, इनका निर्माण करने का कार्य ये मंत्रालय करता है। ठीक, अच्छा, मंत्रालय के बाद ये तो मंत्रालय का काम हो गया। फिर संचालनालय या निदेशालय का कार्य क्या है? तो इनका कार्य है ये जो नीतियां बना रहे हैं, कौन? मंत्रालय वाले। ठीक, उनका फील्ड में जाकर
उनका क्रियान्वयन करना, उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना, ये कार्य बन गया किनका, संचालनालय वालों का। ठीक, ये हो गई। ये जो पूरी की पूरी है, ये जो स्थिति है, ये स्थिति पूरे राज्य में लागू है। ठीक, ये तो हमारे राज्य स्तर की बात कर ली है हमने कि ये मंत्रालय में कैसा होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर धीरे धीरे अगर जाएं तो पद जो है वो बड़े से छोटे छोटे होते होते ग्राम स्तर में पटवारी तक जाता, उसको भी अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे प्रशासनिक इकाइयां कौन सी हो गई, एक हो गया राज्य, एक हो गया संभाग। ठीक, राज्य के बाद संभाग, जैसे छत्तीसगढ़ एक राज्य है, वो कितने संभागों से मिलके बना है, तो 5 संभाग से मिलके बना है। ठीक, वो संभाग कितने जिलों में बटे हैं, तो वो टोटल मिला के 28 जिलों में बटे हैं। 4 का घोषणा हो चुका है, बन जाएगा तो 32 बोलेंगे। ठीक, जिलों में फिर अनुविभाग होते हैं, फिर अनुविभाग में के अंतर्गत तहसील होता है, फिर ग्राम होता है। ठीक, राज्य की बात की जाए तो राज्य के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में मुख्य सचिव कार्य करता है। कौन कार्य करता है, मुख्य सचिव। संभाग में जो काम करता है सबसे बड़ा अधिकारी कमिश्नर, जिला में कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी में एसडीओ, इसको क्या बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक, और तहसील में कौन होता है, तो तहसील में होता है तहसीलदार। ठीक, और गांव का देखरेख करने के लिए हम पटवारी को नियुक्त करते हैं, जो ग्राम पटवारी हल्का नंबर ये करके उसका पूरा का पूरा प्रशासन को वो संभालता है। जैसे नापने जोखने का काम हो गया तो आरआई के साथ जाएगा कौन, पटवारी। आप आवेदन करते हैं, आवेदन तो तहसीलदार के पास करते, तो तहसीलदार क्या करता है, तहसीलदार एक आदेश जारी करता है और आरआई और पटवारी को संयुक्त रूप से उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, और फिर आरआई और पटवारी मिलकर कार्य को संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा प्रशासनिक तंत्र कार्य करता है। ठीक, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, आसान है। अब अपन पूरे के पूरे पदों को तो नहीं देख पाएंगे, फिर भी अपन एक जो पद है, राज्य का सबसे बड़ा पद होता है मुख्य सचिव, उसको समझ लेते हैं कि वह है क्या चीज। ठीक, तो प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में सर्वोच्च पद किसका होता है, मुख्य सचिव का होता है, और यह प्रशासनिक सेवा का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक, तो प्रदेश का जो मुख्य सचिव है ये सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है। एक हर ऊपर कोनो नहीं, लेकिन काका एक हर ऊपर ही। ठीक, हवा है काका अभी जिंदा है, बोला था क्या बीच में, काका भी जिंदा है, वैसी है। अगर ये कुछ करेगा तो काका इसको ट्रांसफर कर देगा, तय निकल यहाँ ले, ऐसे बोल के, तो ये भी नहीं लेते पंगा। चलिए, ठीक, और किस रूप में ये कार्य करते हैं, तो ये जो कार्य करेंगे मुख्य सचिव जो है, राज्य प्रशासन से जुड़े सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, मुख्य सचिव जो है वो क्या है, मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार। अगर कोई सा भी कार्य है तो मुख्यमंत्री अपने प्रधान सलाहकार के सलाह लेकर ही सामान्यतः संपन्न कराता है। ठीक, जो मुख्य सचिव है वह राज्य मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में भी कार्य करता है। ठीक, एक ये भी फैक्ट आ गया। फिर मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में नीति निर्माण हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य करता है। ठीक, मतलब ये है कि राज्य प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विभाग हैं, उन विभिन्न प्रकार के विभागों में आपसी समन्वय का काम करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो वो है मुख्य सचिव की, क्योंकि हर विभाग में अपना एक सचिव होता है और सब सचिव मुख्य सचिव को रिपोर्ट करते हैं और इस प्रकार ये आपस में कार्य करते हैं। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट है कि राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां या फाइलें मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है। ठीक, अगर कोई कार्य हो रहा है तो इसका सीधा सीधा सा तात्पर्य यही है, सामान्य शब्दों में आप समझिए कि अगर कोई सा भी बड़ा काम हो रहा है जहां पर सचिव स्तर के अधिकारियों का सम्मिलित होना जरूरी है, तो ऐसी फाइलें मुख्य सचिव के टेबल से जानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, अर्थात यह है कि कोई भी कार्य मुख्य सचिव के बिना नहीं हो सकता। ठीक, चलिए अब बात करते हैं
यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि कौन कौन से अधिकारी हैं, क्या क्या हैं। उसके बाद अधिकारियों को उनके दायित्व सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 को भी लागू कर दिया गया, ताकि अगर कोई भी आवेदक अपनी परेशानियां या फिर अपना आवेदन लेकर सरकारी ऑफिस पहुंच रहा है तो सरकारी ऑफिस पहुंचने के पश्चात निश्चित समय सीमा के भीतर उस व्यक्ति का कार्य क्या हो पाए, संपन्न हो पाए। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 लागू किया गया था। चलिए देखते हैं, एक बार पीएससी के पेपर में यह प्रश्न पूछ दिया गया था कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम कौन से तिथि को लागू किया गया। ठीक, तो ये कुछ पुस्तकें मैं पढ़ रहा था, उन पुस्तकों में 12 दिसंबर 2011 लिखा हुआ था, लेकिन शायद वो गलत हो सकता है, क्योंकि इसलिए मैं छत्तीसगढ़ राजपत्र को निकाल कर लेके आया ताकि इसमें जो तिथि है वो तो गलत नहीं होएगा, ये तो प्रकाशित हुआ है। तो इसमें जो प्रकाशन की तिथि हमें प्राप्त होती है वह है प्रकाशन का स्थान रायपुर। ठीक, ये रायपुर, उस दिन था, वो दिन था बुधवार का, और दिनांक था 14 दिसंबर 2011। ठीक, तो बिल्कुल एकदम ध्यान में रखिएगा, मस्तिष्क खोल लीजिए, कान नाक सब खोल लीजिए, और ये 14 दिसंबर 2011 को आपको एकदम ध्यान रखना है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू होने की तिथि कौन सी है? 14 दिसंबर 2011। ठीक बात, ठीक बात। चलिए अब समझते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? इस अधिनियम के द्वारा आवेदकों को समय सीमा में सेवा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अर्थात क्या है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी क्या नाम है उसका, जो भी आवेदक हैं उनको निश्चित समय सीमा के भीतर जो भी ये सेवा, जो भी सेवा उनको चाहिए वो प्राप्त करने का इनको अधिकार प्राप्त हो गया है। ठीक, और ये जो सेवाएं हैं यह केवल और केवल सिर्फ जिले स्तर पर नहीं है, यह सेवाएं पूरा राज्य शासन के विभिन्न विभागों सहित नगरीय निकाय, पंचायती राज एवं सभी प्रकार की जो और संस्थाएं हैं उनके लिए लागू होती हैं। ठीक, इनमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल हैं, जैसे बिजली का कनेक्शन हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, नल कनेक्शन हो गया, नलकूप खनन हो गया, आमदनी प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया। ऐसे विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं जो आवेदक चाहता है उनको निश्चित समय सीमा के भीतर प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक, और अगर कोई लोक सेवक इन कार्यों को अपने समय सीमा के भीतर नहीं कर पा रहा है तो उन्हें प्रतिदिन 100 रुपए खर्चाने के रूप में देना पड़ेगा, और ये अधिकतम 1000 रुपए तक हो सकता है। ठीक, और इसके लिए इस कार्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक लोक सेवा केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। ठीक, तो ये है छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम 2011, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसके अंतर्गत सभी लोक सेवक आ गए हैं और उन्हें उनके दायित्व का असली मतलब भी समझ में आया और वे समय सीमा पे अब कार्य कंप्लीट करके दे रहे हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण आपको बताता हूं। एक सीमांकन का एप्लीकेशन है। ठीक, आप सीमांकन के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, आप तो लगाएंगे नहीं, आपके पापा लगाएंगे। तो आपके पापा गए तहसीलदार के पास सीमांकन का क्या करने के लिए, एप्लीकेशन लगाने। वो लगा के आ गए सीमांकन का एप्लीकेशन, आप भूल गए। ठीक है, मोर बाबू हा लगा है, मोला का करना है। ठीक, आप लगाएं, भूल गए। लेकिन अब ये जिम्मेदारी तहसीलदार की बन जाती है कि समय सीमा तय है 3 महीने के भीतर। कितने दिनों के भीतर? 3 महीने के भीतर उस सीमांकन के आवेदन पर कार्यवाही हो जाना चाहिए, सीमांकन कंप्लीट हो जाना चाहिए और इसे पूर्णतः इसको समाप्त करके इस केस को खत्म करना है। ये काम है किसका? तहसीलदार का। कितने दिनों के भीतर? 3 महीनों के भीतर। अगर नहीं करेगा तो फिर लोक सेवा गारंटी अधिनियम लग जाएगा जी। ठीक, तो ये एक उदाहरण हो गया।
अब समझते हैं, आगे देखते हैं विभिन्न शीर्ष पद एवं उनके अधीनस्थ पदाधिकारी। अभी तक तो हम सब समझ गए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या है। अब पूरे छत्तीसगढ़ में कैसा पदक्रम चल रहा है सचिवों का, ये एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधा सीधा पूछा गया था। जैसे सबसे बड़ा पद राज्य का मुख्य सचिव, उसके नीचे कौन आएगा, अपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, फिर प्रमुख सचिव, उसके बाद सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और नीचे में अवर सचिव, सब IAS। और तहन ओखर नीचे जिसकी तैयारी आप सब करते हैं, डिप्टी कलेक्टर। ठीक, तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, घर में रहो, मस्त रहो, तैयारी करो। ठीक, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव। ये तो हो गया सचिव का पदानुक्रम। इसके पश्चात आता है संचालकों का, आयुक्तों का पदानुक्रम। तो आयुक्तों के पदानुक्रम में कैसे हैं? ठीक, सबसे पहले आयुक्त, ठीक, आयुक्त के नीचे अपर आयुक्त, फिर उसके नीचे संयुक्त आयुक्त, फिर उसके नीचे उप आयुक्त और सबसे नीचे सहायक आयुक्त। ठीक, तो ये का क्रम है, आयुक्त, अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, उप आयुक्त, सहायक आयुक्त। ठीक, ये क्रम को आप याद रखिए, ताकि अगर परीक्षा में ये दूसरे क्या करता है कि परीक्षा में ये पूरा का पूरा तो पूछता है, तो इसमें क्या करता है, क्रम से जमाइए। तो ये इनका क्रम हो गया है, तो इस क्रम को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारे पास आता है संचालक का पदानुक्रम। ठीक, किसका पदानुक्रम आ गया हमारे पास भाई, संचालक का। तो सबसे पहले संचालक के पदानुक्रम में आता है संचालक, उससे नीचे आ गए अपर संचालक, उससे नीचे आ गए संयुक्त संचालक, उससे नीचे हो गए उप संचालक, फिर उनसे नीचे हो गए सहायक संचालक। ठीक ठीक, तो ये है वो संचालक का पदानुक्रम। कैसा कैसा है, संचालक, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक और सहायक संचालक। ठीक, अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण आ गया है ये पुलिस पदानुक्रम। इसको बहुत बार पूछा है PSC ने, जिसका कोई सीमा नहीं है, अलकरहा। ठीक, अब देखते हैं इसमें कैसा है। तो पुलिस में सबसे बड़ा जो पद है वो पुलिस महानिदेशक। ठीक, पुलिस महानिदेशक के नीचे आ गए पद अपर पुलिस महानिदेशक, फिर उससे नीचे आ गए पुलिस महानिरीक्षक। देखो अभी महानिदेशक चल रहा है, महानिदेशक, 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 फिर महानिरीक्षक। ठीक, फिर महानिरीक्षक के बाद फिर उप महानिरीक्षक, कौन, पुलिस उप महानिरीक्षक, फिर पुलिस अधीक्षक, फिर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, फिर अंत में पुलिस उप पुलिस अधीक्षक। ठीक, ये क्रम हो गया। सबसे पहले पुलिस महानिदेशक, फिर अपर महानिदेशक, फिर अपर पुलिस महानिदेशक, फिर महानिरीक्षक, महानिरीक्षक के पश्चात उप महानिरीक्षक, फिर पुलिस अधीक्षक, फिर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, फिर उप पुलिस अधीक्षक। तो ये क्रम आप याद रखिए। अगर प्रश्न आपको पूछे जाएं, प्रश्न की प्रकृति कैसी होती, तो प्रश्न की प्रकृति ऐसे होती है कि इनमें जंबल्ड कर देता है, किसी को ऊपर दे दिया, किसी को नीचे दे दिया, और कहता है कि इनको बढ़ते क्रम में घटाओ या पदानुक्रम के अनुसार घटते क्रम में जमाओ। तो जो भी है, जैसा भी है, आपको जमाना रहेगा। अगर आपको ये ध्यान में रहेगा तो आप इत्मीनान से जमा लेंगे, नहीं तो फिर जय श्री राम। ठीक, तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि आपको हमारे संस्थान के द्वारा चलाई जा रही सभी कक्षाएं आपको बहुत पसंद आ रही हैं। आज की कक्षा के लिए यहीं तक, फिर हम मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक धन्यवाद।